G Sabah Riyasat group of customized product. Yes, we can say production of group of customized product. The units of customized product. Yes, very good. ये इन्होंने लिख के भी दिया है कि when a producer produce a number of customized product, this is a job lot. जब हम more than one unit of a customized product manufacture करेंगे, produce करेंगे, that will be called a job lot. मुबस्सिर रियाज ने अभी हमें ज्वाइन किया। मुबस्सिर रियाज, आई होप आपको हमारी आवाज आ रही होगी। अभी जॉब लॉट की डिस्कशन हुई है। आप बताएं कि जॉब लॉट क्या होती है। मुबस्सिर रियाज जी, मुबस्सिर रियाज व्हाट इज अ जॉब लॉट? नेहा आलमगीर, आप बताएं व्हाट इज जॉब लॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, उसे हम जॉब लॉट कहेंगे। अब जी उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, इसके बाद आता है इवेंट्स टू परफॉर्म जॉब। इवेंट्स इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये हमारा एक और टॉपिक है। जी, सबसे दो तरीके हो सकते हैं हम अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला है रिसीट जॉब, सेकंड है जॉब प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेकुलेशन। जी पहला इवेंट होगा रिसीट जॉब, यानी कि हमें ऑर्डर प्लेस किया गया बाय द कस्टमर, हमने उसकी रिसीट रिसीव की और वी विल स्टार्ट टू परफॉर्म आवर जॉब और टू स्टार्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। पहला तरीका हो गया, पहला इवेंट होगा रिसीट रिसीव हुई, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया और हमने उसको परफॉर्म किया। दूसरा तरीका है जॉब्स प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेकुलेशन। आजकल इतना फास्ट सिस्टम हो चुका है कि जो कंपनीज हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जॉब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि स्पेकुलेशन का तो वैसे आपको मतलब पता है कि क्या हम कहेंगे, ऑन द बेस ऑफ अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी। हमें नहीं पता कितना ऑर्डर रिसीव होगा, हम बस अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट रखते हैं कि जी हम प्रोडक्शन बनाए रखेंगे। रिसीट ऑफ जॉब हो या जॉब प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेकुलेशन हो, दोनों के लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं कि जॉब को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमने प्रिडिक्ट करना है कॉस्ट को। प्रिडिक्ट कैसे की जाएगी कॉस्ट को कि जी कितना मटेरियल कितने रुपए का, कितनी लेबर कितने रुपए की, और जी ओवरहेड्स पे कितने चार्जेस लग सकते हैं। वो सारी जो कॉस्ट होंगी हम उनको कंपाइल कर लेंगे, प्रिडिक्शन कर लेंगे। यानी कि अगर आप लोग खुद भी एस्टिमेट करें, आप लोगों ने कहीं घूमने जाना है या कोई आप लोगों ने गेट टुगेदर का प्लान किया है, तो आप यही सोचते हैं कि जी जब हम ट्रैवल करेंगे उसके चार्जेस इतने होंगे, वहां जाके जो ऑर्डर देंगे रफ एस्टिमेट कर लेते हैं, वो हमारी प्रिडिक्शन होती है। उसके बाद बारी आती है टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट ये होती है कि जो आपने प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट की है, अब उनको आपने अपने कंपेटिटर की कॉस्ट के साथ कंपेयर भी करना है। कि फर्ज करें आप कहते हैं आपकी टोटल कॉस्ट 10 रुपए होगी, लेकिन क्या पता आपका कंपेटिटर भी 10 रुपए या 9 रुपए की कॉस्ट दे सकता हो। आपने अपनी कॉस्ट को टारगेट रखना है कि वो कंपेटिटर को कॉस्ट मीट करे, क्योंकि वो जो मैंने 10 या 9 रुपए की बोली है, आप यूं समझें कि कंपेटिटर ने वो 9 रुपए विद प्रॉफिट चार्ज करना होगा कि वो 9 रुपए में वो जॉब परफॉर्म कर सकता है और कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आप सोचेंगे हमने 8 रुपए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मार्जिन रखना है,
तो टारगेट कॉस्ट असल में होती है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, कि इसमें प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके हमारा प्राइस सेट हो रहा होगा। सो हम टारगेट कॉस्ट प्रिडिक्ट कर ली पहले कॉस्ट, अब कम से कम कॉस्ट को देखना है जो कि टारगेट कॉस्ट होगी। देन बारी आती है शेड्यूल द प्रोडक्शन। शेड्यूल द प्रोडक्शन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक टेलर शॉप है, आप टेलर के पास गए कि हमने कपड़े सिलवाने हैं, टेलर आपको कहेगा कि आप अगले हफ्ते सैटरडे वाले दिन आ जाइएगा। अब उसके लिए वो अपना एक शेड्यूल बनाता है कि कब मैंने मटेरियल खरीदना है इसके लिए, कब मेरी लेबर आके इस पे काम करेगी, कब ओवरहेड्स तो साथ के साथ चल रहे होते हैं, रेंट भी उसी एक तो हो रहा होता है, बिजली भी यूज हो रही होती है, सुई धागा, ये सारी हमारे सुई धागा तो सॉरी जो धागा होगा वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर के लिए कोई ना कोई टेलर उसने हायर किए होंगे जो आके वो काम करेंगे। सो आसान अल्फाज में जो हमने शेड्यूल द प्रोडक्शन किया है, अब जब शेड्यूल हो जाएगा इसी तरह प्लेस ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल टू अप्लाई एज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। जैसे कि मैंने कहा था कि कल डायरेक्ट मटेरियल आएगा, आप आज ऑर्डर कर दोगे कि कल हमें डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड है। शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन बनाने के बाद यानी कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपने आज ऑर्डर दिया, डायरेक्ट मटेरियल का कल तक आएगा। लेबर को आपने कहा कि जी आप चलो कल शाम तक या परसों तक आ जाएं, तो वो जो हमने शेड्यूल की थी प्रोडक्शन उसके मुताबिक ऑर्डर दे दी है लेबर को भी एंड डायरेक्ट मटेरियल को भी। यूं हमारी जो जॉब का काम होने का सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये इवेंट फाइनली सैटरडे को जाके कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कस्टमर रिसीट दे के गया तब भी, लेकिन कुछ टेलर्स अपनी मर्जी से डिजाइनिंग करते हैं, उन्होंने स्पेकुलेशन की बेस पे भी एक शेड्यूल किया था कि वो अगले फ्राइडे या थर्सडे तक एक प्रोडक्ट रेडी कर लेंगे। उससे क्या होगा, जब सैटरडे वाले दिन कस्टमर आएगा अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट लेके और वो जब देखेगा कि टेलर की अपनी भी एक प्रोडक्ट बनी हुई है, क्या पता वो कहेगा मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होगा, ये आप अपने प्रेशर्स ऑफ द मार्केट को देखते हुए, कंपेटिटर्स को देखते हुए कोई ना कोई ऐसी स्पेकुलेशन की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा जी, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है जवाद से। जी जवाद, आप हमें ये बताएं कि टारगेट कॉस्ट क्या होती है। आप ही जवाद हो फिलहाल, तो जवाद शाह तो मुझे नहीं नजर आया, बताएं आप टारगेट कॉस्ट क्या होती है। ये ले आप 2 मिनट लें, आपकी स्क्रीन पे है टारगेट कॉस्ट, स्टेप नंबर 2 इन द इवेंट्स ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग or the event to start, sorry, the step to start job, second step. किसको देख के बनाते हैं, ओपन एंड। अब ओपन एंड क्या है वो भी आप हमें समझा दें। अच्छा, कंपैटिटर को देख के जो हम अपनी कॉस्ट सेट करेंगे वो टारगेट कॉस्ट होगी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी टारगेट कॉस्ट तो ठीक है कंपैटिटर को देख के होती है, लेकिन एक काम और भी करना होता है इसमें। क्या करना होता है, अभी अभी बताया जी। देहा आलमगीर, कंपैटिटर को देख के टारगेट कॉस्ट तो सेट होगी, और क्या काम हो सकता है। एग्जैक्टली हमें अपना प्रॉफिट यानी कि प्राइस को भी देखना पड़ता है कि इस टारगेट कॉस्ट प्लस में कितना अमाउंट। जी, प्राइस कम कैसे करेंगे आप, टारगेट कॉस्ट तो जो है जितनी कॉस्ट लगनी है वो तो लगनी है, या तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो बताने वाली बात यह है कि इसमें हमने अपने प्राइस को भी फोकस करना होता है कि हमने इसमें प्राइस में कितना कॉस्ट तो टारगेट हो गई, उसके बाद प्रॉफिट कितना रखना है कि प्राइस सेट हो और वो प्राइस हमारे कंपेटिटर को भी compete कर रहा हो ताकि कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट हो। टारगेट कॉस्ट में 2 काम होते हैं, कंपेटिटर की कॉस्ट को वो करना, क्या कहेंगे उसे,
बीट करना और प्राइस भी ऐसा सेट करना कि कस्टमर कंपेटिटर की तरफ ना आ जाए। ये हो गई दो चीजें। जी जी अच्छा, आपको अगर हमने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया आपने स्टेप्स पढ़े होंगे, प्रोसीजर या स्टेप्स थे, उसमें अल्टरनेटिव्स को देखा जाता है। अल्टरनेटिव्स में क्या होता है कि जी अच्छे से अच्छे सप्लायर को या अच्छे से अच्छी कॉस्ट को हम वो कर रहे होते हैं कि जी जो हमें अच्छी कॉस्ट देगा, कम प्राइस कोटेशन देगा, वो हम फॉलो करेंगे। वो अल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं, उसमें जो हमारा अल्टरनेटिव अच्छा होगा, जो प्राइस कम से कम सॉरी जो कॉस्ट कम से कम हमें दे रहा होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। जब उसको फॉलो करेंगे फिर हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन की बारी आ जाती है कि अगर वो जी कंपेटिटर ने कहा 10 रुपए की वो प्रोडक्ट दे सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है, हम कहते हैं हमें 6 रुपए का कॉस्ट पड़ी, हम 2 रुपए इजाफी प्रॉफिट लगा के 8 रुपए में अपनी प्रोडक्ट जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, जॉब की ऑफरिंग कर सकते हैं कि हम 8 रुपए में वो जॉब परफॉर्म करेंगे। तो कंपेटिटर का तो काम पूरा हो गया। फिर हम क्या करेंगे फिर? नहीं, अभी अभी आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर उसने 8 रुपए किया, फिर हमारी जो टारगेट होगा या हमारी जो टेक्निक होगी वो 7 रुपए में जॉब ऑर्डर जो है ना, जॉब परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी वो देनी होगी कस्टमर को कि वो हम उसको 7 रुपए में वो काम करके दे सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जहां 2 रुपए का प्रॉफिट बनना था वहां 1 रुपए का ले रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारी इवेंट्स इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे। अब हम आते हैं, वालेकुम सलाम। जी जी जी। रफ एस्टिमेट। जी 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 जी। बिल्कुल, वेरी गुड। आपने प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट में अपने अगले स्टेप को भी कंसीडर करना होता है कि जी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो यूं क्या होता है, जैसे ही प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट से हम मूव करते हैं टारगेट कॉस्ट की तरफ, 3 स्टेप्स आ जाते हैं। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, हमने जी क्या प्रिडिक्शन की है, और टारगेट कॉस्ट क्या सेट करनी है। अब हमें स्टेप नंबर क्या कहेंगे 3 के लिए, स्टेप नंबर 2 था 3 था, एक मिनट, हाँ स्टेप नंबर 2 में हमें 3 चीजों को कंसीडर कर रहे होते हैं। वो काम हम प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट में भी कर सकते हैं कि उसी वक्त की मार्केट प्राइस को देख लिया जाए और कंपेटिटर को देख लिया जाए, लेकिन हमने रफ एस्टिमेट लगाने के बाद टारगेट कॉस्ट में जाके वो स्टेप करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 3 स्टेप आ जाते हैं फिर कि हमने प्रिडिक्ट भी करना है, टारगेट भी ऐसा रखना है, मार्केट प्राइस को भी देखना है और अच्छा सा प्राइस ऑफर करना है टू परफॉर्म द जॉब। जी। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक्स की तरफ, आई मीन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है। जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये जो चार्ट है इसको दिखाने का मतलब ये है कि जो मटेरियल है अगर तो वो है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्टली गुड्स इन प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा। अगर लेबर है और वो डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट गुड्स इन प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू इट अगर तो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट, देन वो ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद वो गुड्स इन प्रोसेस में जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे। डायरेक्ट वाली चीजें डायरेक्ट चली गई गुड्स इन प्रोसेस में, लेकिन जो इनडायरेक्ट हैं और जो ओवरहेड हैं, ओवरहेड कॉस्ट में आगे आपको बता दूंगा वोचर्स होते हैं, और एक वोचर्स बताया था, और यूटिलिटीज होती हैं, वो सारी ओवरहेड कॉस्ट में आती हैं और फिर वो गुड्स इन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं।
तो गुड्स एंड प्रोसेस की जब कंप्लीशन हो जाती है प्रोसेसेस की, अब ये 3 स्टेप्स क्यों कहे हुए हैं, मटेरियल की कंप्लीशन, ओवरहेड की कंप्लीशन, लेबर की कंप्लीशन। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तब वो डायरेक्टली फिनिश गुड्स का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम फिनिश गुड्स में जाते हैं, द गुड्स दैट आर रेडी टू डिलीवर, टू बी सोल्ड और टू बी परचेज्ड बाय द कस्टमर। ये चार्ट हमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में समझा रहा है। अब इस चार्ट के हर एक स्टेप पे मटेरियल पे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बनती हैं, फ्लो चार्ट बनता है, ओवरहेड में इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बनती है, इंडिविजुअल फ्लो चार्ट बनता है, लेबर में इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इंडिविजुअल फ्लो चार्ट बनता है। तो ये तीनों तरह के जो कॉस्ट हैं या जॉब्स हैं, ये फाइनली मूव करती हैं गुड्स एंड प्रोसेस। इस चार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अब तक जो 2 चैप्टर्स हैं उनमें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है हर तरह से ना, हमने डीपली इनको डिस्कस किया है। लेकिन आज ये रिवीजन सेशन इसीलिए है क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारा क्विज है, इस वजह से मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे मूव करते हैं। जी, जॉब कॉस्ट शीट क्या होती है? आसान अल्फाज में जॉब कॉस्ट शीट, it is the sheet that contains all type of cost relevant to material, labor and overheads that are utilized to perform different type of jobs and different type of jobs। उसकी पिक्चर कुछ यूं है कि ये हमारे पास एक शीट है मैंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। अच्छा, मेरी आवाज क्या हो रही है? हेलो, अच्छा चलें, अब ठीक है आवाज? अच्छा चलें ठीक है, उनको आ रही होगी आवाज। तो जॉब कॉस्ट शीट में हमारे पास जी, अच्छा जी ठीक हो गया, मुझे इनकी बात फिर भी नहीं समझ आई जी। असल में शायद इनका नेट वीक है। अच्छा चलें जी, जॉब कॉस्ट शीट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जॉब कॉस्ट शीट जो होती है, कौन आया? उसामा शकूर की नींद खुल गई है, उनको याद आ गया कि आज हमने लेक्चर लेना था। तो हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पर जी। जॉब कॉस्ट शीट में कस्टमर नेम होता है, जॉब नंबर होता है, एड्रेस होता है, सिटी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, डेट प्रॉमिस्ड होती है, डेट स्टार्टेड होती है, डेट कंप्लीटेड होती है। और इसमें आप ये देख लें कि जी डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से मैं भी आपको फ्लो डॉक्यूमेंट बताऊंगा तो उसमें क्लियर होगा कि रिक्विजिशन नंबर, डेट और उसकी कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर के लिए टाइम टिकट बनता है, उसकी डेट, उसकी कॉस्ट। ओवरहेड के लिए रेट होता है, प्री डिटरमाइंड भी हो सकता है और एक्टिविटी बेस्ड रेट भी हो सकता है, वो उसकी कॉस्ट और उसकी डेट। याद रखिएगा डायरेक्ट लेबर में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ओवरहेड में 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट मींस ये जो मेंशन कर रहा है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, हम ओवरहेड में हमेशा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेते हैं। इस स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना कि जी 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, हम तो ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर्स ले रहे होते हैं। इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए यही बताया कि लेबर, डायरेक्ट लेबर का 160% जो था वो एज ए इनडायरेक्ट लेबर यूज किया गया। तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो बनी है जी टोटल 1600 रुपीज। अब जॉब कॉस्ट शीट करती क्या है? ये होती है टोटल समरी। जो इंडिविजुअल कॉस्ट हमने डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट रिक्विजिशन नंबर्स के साथ डिफरेंट कॉस्ट के साथ लिखी है, इनको कर लेते हैं टोटल। ये तीनों का टोटल हुआ हुआ है। अब उसकी समरी बना के एक टोटल कॉस्ट हमें मिल जाती है। सो आसान अल्फाज में जॉब कॉस्ट शीट रिफ्लेक्ट द टोटल कॉस्ट that occur to perform a specific job, और वो स्पेसिफिक जॉब क्या है? जॉब नंबर B15। जॉब B15 को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डेट में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट लगी। वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट की एक टोटल समरी क्या कहलाती है जी? जॉब कॉस्ट शीट कहलाती है।
और आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं जॉब कॉस्ट शीट दैट कंटेन द टोटल कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। इस शीट के बाद हमारे पास आता है जी, हाँ जी, ये हमने क्विक चेक लास्ट टाइम किया था और डिस्कशन भी हुई थी। अब इसमें सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो नेहा आलमगीर से है कि जी ये जो हमारा इन एक्सपेंसिव वॉचेस हैं, क्या ये एक ब्रांड है या फिर ये एक तरह की जॉब है, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन की बात हो रही है। अच्छा ये बताएं, इस तरह की जॉब को, जॉब ऑर्डर, इस इन एक्सपेंसिव वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग को हम किस टाइप की जॉब कहेंगे? अच्छा, यानी कि ये हमारी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा चले, गुड। इसके बाद जी मुबस्सिर अब्बास नाम है, मुबस्सिर अब्बास आए थे, वो हमें बताएंगे रेसिंग बाइक्स क्या है। मुबस्सिर अब्बास, मुबस्सिर अब्बास, अगर इसने इस बार जवाब ना दिया ना, मैंने इसकी जी, ये क्या है, तो इसको नाम क्या देंगे? हाँ, कस्टमाइज प्रोडक्ट देंगे। अब उस कस्टमाइज प्रोडक्ट में मजीद क्या नाम दे सकते हैं हम? कौन सा कॉन्सेप्ट में आएगा ये? मैं आपको बता देता हूँ, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप उसमें से गेस कर लें। जी, इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है रेसिंग बाइक्स का? जी, रेसिंग बाइक्स, ये हमारे इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा? हाँ जी, अगर तो सिर्फ रेसिंग बाइक लिखा होता तो क्या होता? हाँ जी, गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब है ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आपको समझ आ भी नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं चल रहा। ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है जी, थैंक यू। इसके बाद बारी आती है हुदा भट्टी की। हुदा भट्टी, आप हमें ये बताएंगे एथलीट सॉक्स क्या है? हुदा भट्टी, अच्छा जी, अभी अभी मैंने देखा है कि वो यहाँ मौजूद थी, हुदा भट्टी, ये रही जी। आपने शायद वो वर्ड नहीं पढ़ा, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन तो उन्होंने खुद कही है, ये एक तरह की जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन ही है, लेकिन उसमें दो कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इज इट ए जॉब और इज इट ए जॉब लॉट। खुदा भट्टी ये कह रही हैं कि ये हमारी जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन है, वो तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनमें से ये कौन सी है? इज इट ए जॉब और इज इट ए जॉब लॉट?
उदा भट्टी ने लगता है कोई जवाब नहीं दिया। नो इट्स नॉट ए जॉब। जी जी, यहाँ पे एथलेटिक सॉक्स लिखा हुआ, ये एस आपको बता रहा है मोर देन 1 यूनिट। ये मत समझिएगा कि सॉक्स के 2 पेयर होते हैं, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं जी ये जॉब लॉट है। सॉक्स का मतलब मोर देन 1 यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जिसको बहुत सारे एथलीट्स खरीद सकते हैं, तो ये हमारी जॉब लॉट होगी। जॉब उस वक्त होती है अगर ये एथलीट सॉक्स होती और इसको सिर्फ एक और कस्टमर ने ऑर्डर दिया होता है कि जी आपने इसको मैन्युफैक्चर करना। तो बताने वाली बात यह है कि ये जॉब लॉट कहलाएगी क्योंकि ये मोर देन 1 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें फातिमा मुनीर जो GR हैं वो बताएंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड जॉब लॉट। ऊपर अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं एग्जांपल के साथ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में इसी के जो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट से पूछे हैं। जी फातिमा मुनीर। वालेकुम सलाम। वेरी गुड, ठीक है जी, गुड आंसर। अच्छा, इसके बाद सबा रियासत हमें बताएंगी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, वो कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Which statement is correct? जब तक सबा रियासत सोच रही हैं, मोहम्मद उमर ने हमें ज्वाइन किया था, तो मोहम्मद उमर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट 3 costs are normally accumulated on job cost sheet? सबा रियासत क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? एंड मोहम्मद उमर, what 3 costs are normally accumulated on job cost sheet? वालेकुम सलाम। अच्छा, अब जो आपने ओवरहेड कॉस्ट का है वो तो वेरी गुड हो गया, लेकिन लेबर और मटेरियल के बारे में आपने कुछ क्लियर नहीं किया कि कौन सा मटेरियल कौन सी लेबर। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि ओवरहेड कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आ सकती है? जी वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दे दिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, सबा रियासत ने शायद चैट बॉक्स में लिखा हो, मैं देख लूँ। अच्छा सर, अच्छा सबा रियासत ने भी आंसर दे दिया है कि जो हमारी स्टेटमेंट नंबर C है, ये a separate job cost sheet is maintained in the ledger for each job in process, यानी कि इस बात को क्वेश्चन नंबर 4 को सपोर्ट करने के लिए सबा ने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले हर एक जो कॉस्ट है उसका इंडिविजुअल जर्नल लेजर बनता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तब जाके एक सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट बनती है, जो हमने ऊपर ये देखें ये बनाई थी। ये इसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखी हुई है, लेजर से आई, उसके डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आई वो भी उसके लेजर से आई, ओवरहेड के लेजर बने तो उनकी कॉस्ट आई। तो ये तीनों तरह की कॉस्ट के मेंटेन्ड होती हैं जर्नल लेजर, और फिर वो मूव करते हैं फॉर द जॉब कॉस्ट शीट। सो ये क्विक चेक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ऊपर जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम जरा मैं 11 मिनट्स है हमारे पास इस चैप्टर के रह गए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स जो कि मैं मूव करूंगा, गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद हमने ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग वो भी पढ़ना है, जो कि कल मैंने कंप्लीट किया था। मटेरियल कॉस्ट फ्लोज एंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें जी उन्होंने बताया है कि अगर एक कॉस्ट कार्ड होते हैं मटेरियल के, अगर तो वो है डायरेक्ट मटेरियल तो वो डायरेक्ट जॉब कॉस्ट शीट का हिस्सा बन जाएगा, अगर तो है इनडायरेक्ट मटेरियल तो वो ओवरहेड लेजर का हिस्सा बनेगा, और फिर ओवरहेड लेजर हमारे ओवरहेड में जाके होगा।
मटेरियल के लिए एक शीट बनती है, इसकी एंट्री मैं आपको एंट्रीज के साथ ये शीट बताता हूँ। याद रखिएगा, डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट जॉब कॉस्ट शीट में जाता है, इनडायरेक्ट के लिए ओवरहेड से हो के वो ओवरहेड में जाता है। तो इसके लिए जी हम चलते हैं एंट्री की तरफ, यानी कि जब हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अजल से हमने एक ही एंट्री पढ़ी है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट एंड जी अकाउंट पेबल या कैश क्रेडिट, ये तो मटेरियल परचेज की हो गई। अब मटेरियल कार्ड जो होता है वो कैसे मेंटेन होता है, या मटेरियल जो शीट होती है, हम लेजर कह सकते हैं, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। तो जी इसमें क्या होता है, पहले से कोई मटेरियल मौजूद होगा जो हमारा यूनिट नंबर 1 बैलेंस में मौजूद था, उन्होंने खुद बता दिया 2 यूनिट्स, ऊपर नहीं मेंशन था। आपको 2 यूनिट्स की मुश्किल होती है, आप इसको बेशक 1 लिख लें कि 1 यूनिट एट द रेट ऑफ यूनिट प्राइस 450, टोटल प्राइस 450 हो गई, ये हमारे बैलेंस में आ गई। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 यूनिट्स लिखे हैं, तो आप यहाँ पे 2 + 1 = 3 होता है, कि वो जो 450 ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो हमने एंट्री किया, इन्होंने जी उसमें कहा है जी रॉ मटेरियल परचेज किया। ओके, ये भी कह सकता है कि 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 225 ईच परचेज की और 450 बना, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो बैलेंस है वो 3 हुआ है। एक पहले से मौजूद था, 2 अब आए, 3 हो गए। इनकी कॉस्ट को टोटल करें 675। अब इशुएंस रिसीट आई होगी, रिक्विजिशन जो नंबर लिखा हुआ है उसके लिए कोई इशुएंस हुई होगी, रिसीट, रिक्विजिशन रिसीट कहते हैं उसे, उसकी बेस पे 1 यूनिट निकाला गया, उसका प्राइस 225 था पर यूनिट। तो जी 3 में से 1 गया 2, 675 में से 225 गए 450, हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है, लेकिन जो यूज हुआ है वो हुआ है 225। अब 225 जो चीज यूज, ये देखें, ये रिक्विजिशन नंबर होता है कि जी 1 यूनिट चाहिए, तो उसके लिए ये रिक्विजिशन नंबर बनता है, एक रिसीट बनती है जिसकी बेस पे मटेरियल इशू किया जाता है। वो जो इशू हुआ है उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, ये हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जी क्या होता है, वो गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट 225 से और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 225 से क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा जी, जी जी, बिया मुनीर, अच्छा जी, जी, उनके लेजर्स बनते हैं फिर जाते हैं, जी जी, हाँ जी, जी बिल्कुल, वो जो ओवरहेड में लिखते हैं ना, अभी अभी आगे उसकी एंट्री आएगी तो आप समझ लीजिएगा, वो बिल्कुल ओवरहेड में एंट्री डील होती है, फिर उसके बाद वो उसमें जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जी बिल्कुल। अच्छा, तो जी ये बात हो गई जी, हमने मटेरियल इशू किया तो उसकी एंट्री किया है, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री 225 से डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 225 से क्रेडिट हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट फ्लो डॉक्यूमेंट्स की। मैंने लेबर के बारे में आपको बताया था, ये कभी भी हमारे पास पेंडिंग नहीं होती, ना हम इसका कोई वो नहीं बनाते कि जी चार्ट है, इतनी मटेरियल हमने ले लिया, सॉरी इतना लेबर हमने रख लिया, अब उसमें से हम इशू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए जो एंट्री पास होती है वो होती है जी 1500 हमने एक वीक की पेमेंट की है लेबर को, वो था फैक्ट्री पे रोल डेबिट 1500 से, और उसके अगेंस्ट क्या दिया गया है, कैश, तो ये 1500 से क्रेडिट हो गया। ये एंट्री है लेबर के लिए। अब लेबर में भी यही चार्ट बनता है कि जी लेबर में अगर वो डायरेक्ट है तो वो जॉब कॉस्ट शीट में जाके कॉस्ट हिट हो जाती है, अगर वो इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर में जाती है, उसके बाद जाके हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जी जब हम इन्वेंट्री इशू करते हैं तो उसके लिए बनती है जी रिक्विजिशन रिसीट, यहाँ पे बनती है टाइम टिकट रिसीट। उसका जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह है, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है, कितनी देर के लिए काम हुआ, पर आवर रेट क्या था 20 और 60 रुपीज। तो डेफिनेटली जो जितनी लेबर जिस कॉस्ट के जिस जॉब के लिए परफॉर्म हुई है उसको यूटिलाइज किया गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री फॉर जॉब B15 is 60, फैक्ट्री पे रोल 60 रुपीज से क्रेडिट होगा। वो जो हमने वो किया था, मटेरियल किया था, उसमें भी गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट थी, लेकिन जो नाम था रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे हमने फैक्ट्री पे रोल को क्रेडिट किया। इसके बाद बारी आती है ओवरहेड कॉस्ट फ्लोज एंड डॉक्यूमेंट्स की। सबा रियासत ने क्वेश्चन किया था, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है।
कि जी क्या होता है ओवरहेड कॉस्ट फ्लो डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, चार्ट्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, यानी कि मटेरियल रिक्विजिशन ही बताएगी मटेरियल इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। टाइम टिकट बताएगी इनडायरेक्ट लेबर यूज हुआ है या डायरेक्ट लेबर यूज हुआ है। कुछ वोचर्स होते हैं, कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, ये चारों बनती हैं फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा। और फिर फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड का ये जो बैलेंस अमाउंट होता है ये जाके हिस्सा बनता है जॉब कॉस्ट शीट का। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि सारे प्री डिटरमाइन कर ली हमने, अब हम इसको जॉब कॉस्ट शीट का हिस्सा बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एंट्रीज क्या होंगी जरा गौर से देखिएगा। अगर तो हम बात कर रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की, एडजस्टिंग एंट्रीज में बैलेंस शीट में एक अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है जिसका नाम होता है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो ही है इक्विपमेंट के लिए। इक्विपमेंट कहाँ पड़ा हुआ था, फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तो हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 600 से डेबिट, जो फैक्ट्री का इक्विपमेंट था उसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 600 से क्रेडिट। ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। और इससे पहले वाली एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसकी एडजस्टिंग एंट्री जॉब कॉस्ट शीट के लिए ओवरहेड लेजर के लिए ये होती है। अब मैंने आपसे यूटिलिटी वोचर्स की बात की थी। वोचर्स में आते हैं यूटिलिटी बिल्स पेएबल। इसके लिए कोई सेपरेट वोचर नहीं होता, वही हमारी जो बिल की रसीद होती है, जो बिल बन के आया होता है उसी के ऊपर पेमेंट का वो लगा दिया जाता है स्टैम्प, जो कि बैंक वाले या जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उसके ऊपर लगाती हैं स्टैम्प, तो वो हमारा बन जाता है वोचर। और उसकी एंट्री क्या होती है, 250 रुपीज़ का एक यूटिलिटी बिल था जो कि पेएबल था, उसको जी हमने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनाया और यूटिलिटी बिल पेएबल को क्रेडिट कर लिया। इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर का तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा कि जी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और जी इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, इनडायरेक्ट लेबर क्रेडिट। अब अगेन वही बात कि ओवरहेड भी तो हमारे उसका गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं। पहले ये एंट्री समझ लें, फिर मैं आपको ऊपर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में फैक्ट्री ओवरहेड का जब काम कंप्लीट होगा 1600 रुपीज़ का बैलेंस बनेगा, तो वो क्या होगा, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1600 से डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड 1600 से क्रेडिट। ये हमारी एंट्री होती है जब हम अपने ये जो मटेरियल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, लेबर है, इन सबको मूव करते हैं गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब यहाँ पर बात आती है कि जी प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, एक है एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट, एक है एस्टिमेटेड एक्टिविटी बेस। इसके बारे में फबिया ने भी वेरी क्लियर किया था, मैंने भी वेरी क्लियर किया था, लेकिन मैं दोबारा बताता चलूं कि जी अगर तो हम इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, वो हमारी एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट है। लेकिन अगर हम यूटिलिटी बिल्स की बात कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज जिसमें डेप्रिसिएशन आती है, और हमारी डायरेक्ट लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, उसमें क्या हो सकता है, हम उनसे स्टोरेज का काम ले रहे हैं, शोरूम शिफ्टिंग का काम ले रहे हैं कि जी फाइनल प्रोडक्ट को उठा के आप शोरूम में रखो, तो हम उनसे एक्टिविटीज ले रहे हैं। वो सारी एक्टिविटीज इनडायरेक्ट में कंसीडर होती है, तो वो हमारे पास आ जाएंगी एस्टिमेटेड एक्टिविटी। यानी कि आसान अल्फाज में डायरेक्ट चीज को इनडायरेक्ट में यूटिलाइज करना एस्टिमेटेड एक्टिविटी बेस है। वोचर्स और यूटिलिटी बिल्स और एडजस्टिंग एंट्रीज को डील करना एस्टिमेटेड एक्टिविटी बेस है, क्योंकि एक्टिविटी होगी तो ये एस्टिमेटेड बेस बनेगी। तो ये टोटल इन दोनों का यूं बनता है। कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, माइक खुला है जी। जी जी वो तो परचेज होता था। आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड में इसलिए लिखेंगे, आप क्या चाहते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए पहले आप इनडायरेक्ट मटेरियल का वो वोचर आई मीन लेजर बनाएं, उसके बाद उसको आप फैक्ट्री ओवरहेड में पोस्ट करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल तो साथ के साथ वो ओवरहेड में पोस्ट होता रहेगा, सेपरेट लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। जी ठीक हो गया जी। जी
हाँ जी, साथ के साथ बनाते हैं, उसके लिए अलग लेजर या उसकी परचेजिंग के बारे में कुछ नहीं करते। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल आता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब जो हमने ऊपर सारी बातें की हैं, एक उसका समरी ऑफ कॉस्ट फ्लोज हैं, जो ऊपर वाली फ्लोज हैं उनका एक टोटल समरी आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ यूं रिफ्लेक्ट होती है। 9 बज चुके हैं, आधा घंटा है हमारे पास अगले चैप्टर के लिए। तो बताने वाली बात ये, ऊपर जो हमने सारी एक्टिविटीज और फ्लो चार्ट्स बनाए हैं उसका एक टोटल समरी है, वो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। जॉब 15 के लिए मटेरियल इतना, लेबर इतना, इनडायरेक्ट मटेरियल सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस अदर ओवरहेड्स मिला के 1600 रुपीज़ बने। तो ये तीनों तरह की जो कॉस्ट हैं, इनको गुड्स एंड प्रोसेस और फिनिश गुड्स की बजाय कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर दिया गया है। दैट्स वाई 3200 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए। बाकी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जैसे मैं जॉब नंबर B17 की बात करता हूँ, ये B17 है, कुछ लाइन नहीं, अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। ये B17 का हिस्सा है, ये 3rd नंबर वाली कॉस्ट। ये क्या कर रही है जी, इनमें डायरेक्ट मटेरियल भी लगा, डायरेक्ट लेबर भी लगा, ओवरहेड भी लगा, और ये हिस्सा बन गए फिनिश गुड्स का। इनको जो परफॉर्म किया गया प्रोसेस इन्वेंट्री की बजाय फिनिश गुड्स में किया गया। बाकी जो है वो गुड्स इन प्रोसेस में भी 2 चीजें पड़ी हैं, 2 जॉब्स ऐसी थी जो अभी गुड्स इन प्रोसेस का हिस्सा है, फिनिश गुड्स में नहीं है। अच्छा, टोटल जॉब कॉस्ट क्या होंगी, ये आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये 1800, 4200, 6720, 3780, ये हमारी टोटल कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से। ये फिर अलाइनमेंट का इशू है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली चीजें लिखी हुई है ना, जो एलोकेशन हुई है ओवरहेड कॉस्ट के तौर पे, उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर कितनी यूज हुई है, उसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। ओवरहेड जो है, अदर ओवरहेड्स यानी कि वोचर्स होंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, वो ये हैं, तो 6720 बना है। ये एलोकेशन हुई थी टोटल, और ये उसका ब्रेक डाउन है, कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल, कौन सा इनडायरेक्ट लेबर, कौन से ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन, अब हमें टोटल कॉस्ट किस तरह से मिली, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और तीनों तरह के इनडायरेक्ट प्लस ओवरहेड्स का फिगर, टोटल कॉस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद है एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री, 1400 की एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री बच गई है। देखा आपने, लेबर में भी कुछ नहीं बचा क्योंकि वो साथ के साथ यूटिलाइज हो गया। ओवरहेड में भी अभी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के 1400 इन्वेंट्री बची पड़ी है। तो इसका मतलब है जो मटेरियल अवेलेबल है जब हम एंडिंग को निकाल लेंगे वो है 3750। उसमें से बिगनिंग भी इन्वेंट्री कुछ थी, वो 1000 रुपीज़ की थी, अब वो 1000 रुपीज़ इसमें इंक्लूड हो गए हैं, इसलिए लेस बिगनिंग इन्वेंट्री करें तो मटेरियल परचेज जो मजीद किया गया, जो हमारे पास मजीद परचेजिंग की गई है मटेरियल की, वो 2750 है। सो आसान अल्फाज में इस चार्ट की मैंने आपको दी थी असाइनमेंट, और हमने कहा था कि जी आप इसकी एंट्रीज पास करेंगे। वो एंट्रीज इंशाल्लाह मैं आज आपको इसकी जो एंट्रीज का है ना वो पिक्चर, वो आज आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद बारी आती है जी, कुछ हमारे पास ओवरहेड्स की होती हैं एडजस्टमेंट्स, वो रही। अच्छा, इसके बाद ये रहा जी, इसमें आता है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ ओवरहेड अप्लाइड और अंडरहेड अप्लाइड। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस बारे में हमने बात की थी, बहुत गौर से सुनिएगा कि जी क्या होता। हमने एस्टिमेट किया ओवरहेड्स का, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर ये भी बताता हूँ कि जी ओवरहेड्स हमने एस्टिमेट लगाए थे 6000 के, लेकिन जब तमाम कॉस्ट हमने चेक कर ली ना, पता चला कि 300 रुपीज़ की कॉस्ट अभी भी ऐसी है जो अभी एलोकेट नहीं हुई, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि हमने वो चार्ज उसमें कर दी है, उसका हिस्सा बना दिया। अब ये वाला आंसर देंगे कौन देगा, देख लेते हैं कौन बताएगा कि ये जो मैंने बोला कि 6000 एस्टिमेट लगाया था, 300 बचा पड़ा है। राव आबिद जी, आप बताएं कि 6000 का एस्टिमेट था, 300 रुपीज़ का अभी भी ओवरहेड बचा पड़ा है, क्या ये ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है? राव आबिद, इकरा क्या कह रही हैं?
अच्छा आपने लिख दिया है, शायद रावा अभी ने पढ़ भी लिया होगा। लेट्स सी। रावा अभी तो आप जाग रहे हो, आई होप कि आप जाग रहे होगे। शायद रावा सो रहे हैं। तो इकरा शुएब ने कहा है जी ये हमारा अंडर अप्लाइड कहलाएगा। अब अंडर अप्लाइड को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो याद रखिएगा मैंने बोला अंडर अप्लाइड, उसको अंडर अप्लाइड कहते हैं। लेकिन अगर अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड ना लिखा हो तो और वर्ड लिखा हो डेबिट बैलेंस, क्या लिखा हो, डेबिट बैलेंस, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अंडर अप्लाइड। ठीक है, 480 रुपीज हमारा डेबिट बैलेंस क्या होगा, अंडर अप्लाइड कहलाता है। अंडर अप्लाइड तो मैंने बता दिया, ना लिखा हो ना पता हो तो याद रखिएगा डेबिट बैलेंस हमारा क्या होता है, अंडर अप्लाइड होता है। मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में आ रहा हूँ, आप इस चीज को देख लें, समझ लें कि डेबिट बैलेंस का मतलब अंडर अप्लाइड है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर थे कि जी अंडर अप्लाइड कैसे पता चलता है अगर हमारा बैलेंस जो वो डेबिट में होगा। इसको डील करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सीजीएस को 480 से डेबिट, यानी कि वो जो अमाउंट वो बताएंगे, मैंने तो 300 बोला है तो मैं यहाँ पे 300 लिख दूंगा, और फैक्ट्री ओवरहेड 300 से हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि मैंने बोला ये फैक्ट्री ओवरहेड में से बचा हुआ बैलेंस था। तो याद रखिएगा कि जब अंडर अप्लाइड को डील करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है क्रेडिट। डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, आसान अल्फाज में आपने क्रेडिट करना है। लेकिन याद रखिएगा अगर तो बात हो जाए ओवर अप्लाइड की, यानी कि हमने एस्टिमेट लगाया 6000 का, लग 6300 किया, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड 300 से डेबिट एंड सीजीएस 300 से क्रेडिट। ओवरहेड अप्लाइड में जो अमाउंट ज्यादा होगा वो ये इन्वेंट्री को रिवर्स कर देगा। जो चीज ज्यादा है वो डेबिट हो जाती है, जो चीज कम है वो क्रेडिट हो जाती है। और याद रखिएगा कि जब ओवर अप्लाइड होगा उसका मतलब होगा 480 या 300 का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस शो करता है ओवर अप्लाइड को, डेबिट बैलेंस शो करता है अंडर अप्लाइड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अंडर अप्लाइड का मतलब डेबिट बैलेंस और उसको क्रेडिट किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड से सीजीएस के साथ। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवर अप्लाइड, उसको डेबिट किया जाता है सीजीएस के साथ, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा और सीजीएस क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एक तरीका ये है एडजस्टमेंट करने का अंडर अप्लाइड की। दूसरा तरीका जो है वो है adjustment of under applied or over applied with the help of goods in process inventory, finished goods inventory, CGS and factory overhead का अमाउंट। इसमें जो तरीका बहुत आसान है, आप लोगों को दी होंगी गुड्स इन प्रोसेस की टोटल फिगर, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की फिगर, जो कि अभी हमने यहाँ पे चार्ट में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर भी जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये रहा।
दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास क्या कहते हैं, गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री की फिगर है, फिनिश गुड्स की फिगर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर है। इन 3 फिगर्स की मदद से हम उस अमाउंट की वैल्यूज निकालेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे। परसेंटेज रेशो कहते हैं आसान अल्फाज में कि हम उनकी परसेंटेज रेशो कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है, यानी कि फर्ज करें कि अभी मैंने 300 की एग्जांपल ली है, तो मैं क्या करूंगा, हम करेंगे 300 डिवाइड बाय 3360, 300 डिवाइड बाय 3780, 300 डिवाइड बाय 5580। ये हमें दे देगा रेशो कि 300 की कितनी रेशो इसमें से है, 300 की कितनी रेशो इसमें से है, और 300 की कितनी रेशो इसमें से है। उस रेशो को वापस 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये फिगर्स आएंगी, गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सीजीएस इन्वेंट्री। वो तीनों रेशियोज 300 का ब्रेक डाउन होंगी। आपने इन 3 हेड्स के नाम से उसको कर देना है डेबिट, और फैक्ट्री ओवरहेड को कर देना है क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होने का मतलब क्या है, दिस इज अंडर अप्लाइड ओवरहेड एडजस्टमेंट एज कंपेयर टू इट। अगर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होता तो क्या होता, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता डेबिट, और ये 3 रेशियोज वाली एंट्रीज हो जाती क्रेडिट। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी हाँ जी, दिखा देता हूँ। वो हमने करवाई है जी, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री है 3780। ठीक है, हमारा जो अंडर हेड अप्लाइड था कितना रुपए का था, 300 का। ठीक है, एक बात बताऊं, स्पीड में एक चीज और गलत हो गई। हमने क्या करना था, इन तीनों का करना था टोटल। क्या करना था, इसका और इसका, इन 3 वैल्यूज को करना था टोटल। फिर उस टोटल में से इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज, हाँ जी जी, इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। यानी कि इन तीनों का टोटल का जो परसेंटेजेस थी कि उस टोटल में इसकी कितनी परसेंट है, इसकी कितनी परसेंट है और इसकी कितनी परसेंट है। 300 के वही परसेंटेजेस लेने थे और वो परसेंटेज